हेलो। सो जैसे कि हमारे सारे सेशंस रहते हैं, ये सेशन भी हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है ताकि सबके लिए आसान हो समझना, ठीक है? और ट्रेनीज की ही डिमांड पे सेशन का टॉपिक जो है वो ये है कि कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको वर्क प्लेस में सक्सेस दिलवाती हैं, ठीक है? हम पिछले सेशन में ये समझ चुके हैं कि वर्क प्लेस में सक्सेस दिलवाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे हम काफी बार डिस्कशन भी कर चुके हैं और मैं आगे भी करती रहूंगी इस पे सेशंस, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके करियर जर्नी का। ना ही वो केवल आपको पहला इंप्रेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, बल्कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर भी आपको प्लेसमेंट मिलेगी, उसके अंदर सक्सेस लैडर को चढ़ना सिखाएगा। और एक क्वेश्चन काफी ट्रेनी से था कि हम इंटर्नशिप में भी थे कंपनीज में, या हमने इंटर्नशिप कंप्लीट की है एंड देयर वर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच वी फेस, तो हम उनको कैसे सॉल्व आउट करें। तो ये ऑन डिमांड सेशन है ऑन टॉप स्किल्स फॉर वर्कप्लेस सक्सेस, ठीक है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे करियर के लिए जो की स्किल्स होते हैं, अगर वो हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास वो इम्पोर्टेंट स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से हम करियर में राइज कर सकते हैं या सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है? और आप देख रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है अभी, करंट सिचुएशन की बात की जाए तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बिकॉज हम एक कंपनी में काम भी कर रहे होते हैं, हम परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस लेवल का रिकग्निशन या उस तरीके से रिकग्निशन जो है वो नहीं मिल पा रहा होता, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड वन स्टेप अहेड, एंड एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, बीच में बिल्कुल सेंट्रल जो एक फोकल पॉइंट है, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे हम डिस्कशन कर चुके हैं और मैं आज के सेशन में पहला पॉइंट जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है? कंपनीज जो हैं उनको कैसे लोग चाहिए? उनको वैसे लोग चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो। कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जिनके पास क्विक सॉल्यूशंस हो प्रॉब्लम्स के, राइट? नोबडी, आप जनरल लाइफ में भी देख लीजिएगा कि हम ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं करते, या ज्यादा बार लोग ऐसे लोग को पसंद नहीं करते जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दें, जो हमेशा ट्रबल लेके आए उनके पास, और हमेशा मुसीबत डिस्कस करें उनके उनके साथ, है ना? whereas I can be an offbeat, or maybe I can be the kind of person जो हमेशा ओपन रहती है सुनने के लिए अगर चैलेंजेस है तो, बिकॉज दैट इज माय जॉब। लेकिन अगर आप एक कंपनी में जाएंगे तो लोग आपकी प्रॉब्लम्स ना तो सॉल्व करेंगे ना सुनना पसंद करेंगे, ठीक है? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको, उनको लगेगा कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, सॉल्व करो, यू नो, दे आर नॉट गोइंग टू हैंड होल्ड यू, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ने वाला। तो अभी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होगी आज के सेशन में। और आप देखिएगा कि हम ज्यादा बार काफी जो है एफर्ट इस बात पे लगाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आपके सामने कोई एक सिचुएशन आ गई, आप फाइनेंस में, आप रिटेल में, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई जो आपको सॉल्व आउट करनी है, जो सॉर्ट आउट करनी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि क्वेश्चन क्या पूछें, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपके पास आंसर्स आने शुरू नहीं होंगे, ठीक है? तो लोगों का फोकस बजाय इस बात के पे होने के कि क्या क्वेश्चन पूछने, इस पे होना चाहिए कि कैसे पूछने, हाउ दोस क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड, ठीक है? आस्किंग क्वेश्चंस एंड आस्किंग गुड वंस इज अ फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब सही सवाल पूछना वो क्रिटिकल थिंकिंग का मूल मंत्र है, मतलब आप एनालिटिकली थिंक कर पाते हैं कि ये सिचुएशंस आ गई हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करूं, ठीक है? और फाइनेंस में स्पेसिफिकली, यहाँ रिटेल में, जब आप रिटेल मैथमेटिक्स पे डील करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप एनालिटिकली क्रिटिकली थिंक करें उस सिचुएशन में, राइट? Before you can solve a problem, you must be able to critically analyze and question what is causing it. आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये सवाल जरूर पूछेंगे अपने अपने आप से कि वो प्रॉब्लम कॉज क्या सिचुएशन करे, कौन सी
मतलब कौन सी सिचुएशन या किस वजह से ये प्रॉब्लम जो है अराइज हो रही है. दिस इज व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कपल्ड टुगेदर. इसी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमेशा इकट्ठे देखा जाता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग पॉसिबल ही नहीं है. आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक आप बहुत गहराई से उस पर विचार नहीं करेंगे, आप क्रिटिकली सोचेंगे नहीं उस पर. ठीक है. अब एजुकेशन एक्सपर्ट हैं बहुत फेमस, उनका नाम है टोनी वैगनर, जो नोट करते हैं कि आजकल के माहौल में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. व्हाट वी आर सीइंग इज, आई एम गोइंग बैक ऑन द स्लाइड, व्हाट वी आर सीइंग इज डाइवर्स टीम्स वर्किंग ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. मतलब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, कल को आप जेनपैक में हो, कल को आप हाइंज एंड मॉरिस में हो, कल को आप यूनिक्लो में हो, कल को आप मार्क्स एंड स्पेंसर में, आईटीसी में हो, है ना. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, वो आपको डाइवर्स टीम्स को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम करने के लिए लगा देते हैं. मतलब फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ आईटी के एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, कुछ ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपर्ट्स होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, कुछ प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स होंगे, राइट. ये सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग डिविजन्स के मिलके बैठेंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट. तो आपके मैनेजर के पास सारे आंसर्स या सारे सॉल्यूशंस नहीं होंगे. काफी बार ऐसा होगा कि उनके पास टाइम भी नहीं होगा, उनके पास और चैलेंजेस होंगे जो उनको सॉल्व करने हैं अपने लेवल पे. तो आपको ही उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और आप जितने अच्छे सॉल्यूशन फाइंडर बनेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मालूम होगा कि मैं आंखें बंद कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये व्यक्ति उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा बहुत अच्छे से. ठीक है. सो यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, और आपको अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और इस सेशन में हम वही कर रहे हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको इनोवेशन भी सिखाता है. आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, है ना. आप इनोवेट करना सीख जाते हैं. जो हर कोई नहीं सोचता उस लेवल पे आप सोचना शुरू कर देते हैं, राइट. जैसे पिक्चर आपको दिखा रही है, ऑल द बल्ब्स आर लुकिंग द सेम बट वन बल्ब इज लाइक ब्राइट, है ना. उसमें भरपूर आइडियाज हैं. व्हाई? बिकॉज वो क्रिटिकली थिंक कर रहा है, क्रिटिकली थिंक कर रहा है ना. ओके, नाउ गिविंग सम इम्पोर्टेंट टूल. आज मैं आपको पहला टूल देने वाली हूँ क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, बेटर डिसीजंस के लिए. आप क्रिटिकली थिंक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. और अगर आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे, आपकी वैल्यू उस कंपनी में बढ़ेगी. कंपनीज चाहेंगी हमारे पास ऐसे लोग हों जो सही डिसीजन ले पाए सही टाइम पे. ठीक है. अब पहला टूल जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक पहला जरिया, एक पहला इंस्ट्रूमेंट, एक पहला हथियार जो आपके हाथ में है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, दैट इज लैडर ऑफ इन्फ्रेंस. अब लैडर ऑफ इन्फ्रेंस है क्या? लैडर क्या होती है? सीढ़ी. ठीक है. और इन्फ्रेंस का मतलब कोई किसी बात का निष्कर्ष निकालना, किसी बात का कंक्लूजन निकालना, फाइनल निकालना उसका कुछ. ठीक है. अब साइकोलॉजी ये बोलती है, साइकोलॉजी जो दिमाग की साइंस है, मैं काफी बार अपने सेशंस में बोलती हूँ कि आप यहाँ से सब आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, राइट. सो साइकोलॉजी ये बोलती है कि हमारे दिमाग में इंप्रेशन बैठते हैं. ठीक है. अब वो कैसे बैठते हैं? वो हमारे एक्सपीरियंसेस से बैठते हैं. सबसे नीचे जो पायदान है सीढ़ी में जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड पे, आई एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व. मतलब लाइफ में मैंने जो भी वीडियोस देखी, मैंने जो भी कंटेंट पढ़ा, मैंने जो भी किताबें पढ़ी, मैं जिन लोगों के साथ उठा बैठा, मैंने जिस भी तरीके के माहौल में पला बड़ा, है ना, उन सब चीजों का एक गहरा असर होता है हमारे दिमाग पे, और वो छाप छोड़ते जाता है, वो छाप छोड़ते जाता है. और उसी बेसिस पे हम धीरे 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 लैडर चढ़ते हैं और हम एक्शन लेते हैं. मतलब हम एक्ट उसी हिसाब से करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं. ठीक है. अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए. काफी लोग हम गांव जानते हैं, या हम गांव का लाइफ हमने देखा है, विलेज का लाइफ देखा है. तो गांव में कुआं होता है और कुएं में औरतें पानी भरती हैं. तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि जहाँ पे भी वो पानी भरती हैं, वो बाल्टी खींच के जहाँ जिस जगह पे रखी जाती है, उसी जगह पे धीरे 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 एक पक्का निशान बन जाता है. वो इतना इतना स्ट्रांग पत्थर होगा, लेकिन उस पे भी वो बाल्टी का या घड़े का एक निशान छूट जाएगा.
और बहुत गहरा निशान छूटेगा, ठीक है। Why? बिकॉज बार बार उसी जगह पे वो बाल्टी या वो घड़ा रखा जा रहा है और उसका इम्पैक्ट छूट रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारा दिमाग है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? अब हम इसी स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट सबसे नीचे, आई एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व डेटा एज अ वीडियो कैमरा कैप्चर्ड डेटा। आई हियर वर्ड्स, ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब मैं अपने आसपास के वातावरण से गेन करता हूँ और खुद से गेन करता हूँ। अब एक तो है कि मेरा वातावरण ही खराब है मनीषा मैम। मेरे फॉर एग्जांपल एक्स स्टूडेंट, उसने बोला कि मेरे घर में ये गाली गलौच होती है, खूब एंग्री रहते हैं लोग, एंग्री एनवायरनमेंट रहता है, गुस्से से भरा माहौल रहता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी कंड्यूसिव नहीं है, वहां पे भी लोग ऐसे हैं। तो मैं उसको कैसे चेंज करूं? उसको चेंज नहीं कर सकते आप, प्लीज, ठीक है। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं उस माहौल में रहते हुए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या रीड करना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी आपने कहाँ लगानी है, इन्वेस्ट कहाँ करनी है, ठीक है। और अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पैसे की इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी प्लीज, पहले ये इन्वेस्टमेंट आएगी कि आपने टाइम अपना कहाँ खर्चा, आपने अपना फॉर एग्जाम्पल डेटा कहाँ खर्चा। आपके मोबाइल में डेटा होता है, जितना भी 1.5 GB होता है दिन में या जितना भी होता है, आप उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो 1.5 GB कहाँ जा रहा है? क्या वो टिकटॉक में जा रहा है, क्या वो गेमिंग में जा रहा है, या वो आपको बनाने में जा रहा है, ठीक है। तो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस की बेसिस पे हमारा दिमाग डेटा सिलेक्ट करता है, ठीक है। वो एक छाप छोड़ देता है वहां पे वो चीज। हम उसे एक मीनिंग देते हैं, हम अज्यूम करने लगते हैं चीजें। मैं इस पे एग्जाम्पल पे आ रही हूँ फिर से। हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं इन चीजों से और हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अब एग्जाम्पल लीजिए, काफी लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उनका एक्सपीरियंस हुआ, हम सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे हैं, कि औरतों को गाड़ी चलानी नहीं आती। औरतों ने गाड़ी ठोक दी, या गाड़ी चलाई तो राइट का इंडिकेटर देना था, नहीं लेफ्ट का दिया हुआ था उसने। तो लोगों ने एक एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डेटा एक क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, ठीक है। उसको एक मीनिंग भी दे दिया। मीनिंग क्या दे दिया? कि औरतों को गाड़ी चलानी नहीं आती। अज्यूम भी करना शुरू कर दिया। अजम्पशन क्या हो गया? स्टीरियोटाइप, कि दुनिया जान में जितनी भी औरतें हैं सबको गाड़ी चलानी नहीं आती। हालांकि वो कुछ ही लोगों का एक्सपीरियंस था, बहुत कम लोग का एक्सपीरियंस था, लेकिन अजम्पशन बन गया उस पर कि सबको गाड़ी चलानी नहीं आती। हमने उस पर कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दिया और हमने एक बिलीफ पाल लिया, एक यकीन पाल लिया, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल लीजिए। आप गाड़ी पार्किंग में लगाने वाले थे, लेकिन अचानक से किसी ने, आपने इंडिकेटर भी दिया हुआ था, आप गाड़ी पार्किंग में लगाने वाले थे, गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी आप लगाने वाले थे, लेकिन अचानक से सामने से यह गाड़ी या मोटरसाइकिल आया और उस व्यक्ति ने आपकी जगह जहां पे आप लगाने वाले थे गाड़ी, वहां पे गाड़ी लगा दी। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने स्टीयरिंग जोर से पकड़ लिया, गुस्से में, है ना। आपकी भौहें तन गई हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खून जो है वो दिमाग में ज्यादा घुसा उस वक्त, बिकॉज आपको गुस्सा है कि मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है और इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैंने इंडिकेटर दिया, उसने गाड़ी लगा दी है, इसने जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए किया है। और आपका एक्सपीरियंस इंडिया में रहते हुए ऐसा ही है कि इसने जानबूझ के किया है, ठीक। सो आपके दिमाग ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑब्जर्व किया, डेटा उसके पास पास्ट का भी एक्सपीरियंस है, पहले भी होता रहा ये सब, उसने एक मीनिंग दे दिया उसको, किसने जानबूझ के ही किया है, अज्यूम भी कर लिया कि ये ऐसे ही करते हैं लोग, दे ऑलवेज डू लाइक दिस, ठीक है। और कंक्लूड कर लिया कि अब मैं इसको बताता हूँ, मैं गाड़ी में से निकल के इसको बताता हूँ कि इसने मेरी जगह पे गाड़ी कैसे लगाई जहां मैंने सोचा। इससे पहले कि आप, और आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है वो, ठीक है। आपको लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस बार बार मिले तो आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि लोग जानबूझ के एक दूसरे को तंग करते हैं, लोगों को बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, लोग बिल्कुल भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, सेंसिटिव नहीं है, लोग ऐसे ही रूल्स को फॉलो नहीं करते और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। और सड़क पे रोड रेज होता ही है। तो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है। आपका बिलीफ सिस्टम पक्का है और आप गाड़ी से निकलने वाले हैं कुछ बोलने के लिए उसको, लेकिन आपके निकलने से पहले सामने वाले व्यक्ति गाड़ी से निकले और उन्होंने
आपके पास आया और बोला कि सर आई एम सो सॉरी, मुझे मतलब पता है कि आपने इंडिकेटर दिया हुआ था, लेकिन मैं इस मॉल में आया हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो इस मॉल में काम करती हैं एक स्टोर में, और उनको लेबर पेन शुरू हो गए हैं और मुझे उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। आई एम सो सॉरी सर, आप अगर 10 मिनट रुकेंगे तो मैं 10 मिनट में अपनी वाइफ को लेके आ रहा हूँ और उसके बाद आप गाड़ी लगा दीजिएगा। तो आपका बिलीफ सिस्टम जो बन चुका था वो इस मामले में ब्रेक हुआ, है ना, क्योंकि वो बाकी एक्सपीरियंसेस से अलग था। ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम अगर आपके परिवार के माहौल की वजह से गुस्से वाला बन चुका है, ठीक है, आपने हम फिर से नीचे आ जाते हैं पहले पॉइंट पे, आपने एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया है, सब लोग एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं, बर्तन दे दे के मारते हैं एक दूसरे को, बिना किसी बात के झगड़ा होना शुरू हो जाता है परिवार में। आपका दिमाग वो डेटा सिलेक्ट कर चुका है, आप उसको एक मीनिंग दे चुके हैं, आपको भी आपके अंदर भी गुस्सा, बिकॉज आपके ऊपर खूब गुस्सा निकला है, आपके अंदर भी भरा हुआ है, क्योंकि भरने दिया है आपने उसको। प्लीज, ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूंगी। क्या आप अज्यूम कर लेते हैं कि अगर सड़क पे किसी ने किसी का कॉलर पकड़ा है तो वो लड़ाई ही करने वाला है? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है कि उसने कॉलर पकड़ा हो, फ्रेंड है एक दूसरे के और मजाक में पकड़ा हो, है ना, लेकिन हम चीजों को कंक्लूजन दे देते हैं, हम बिलीफ बना लेते हैं, यकीन बना लेते हैं, और वही यकीन हमारा धीरे धीरे बिहेवियर बन जाता है, वही बिहेवियर हमारा धीरे धीरे एटीट्यूड बन जाता है, और एटीट्यूड हमें लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने देता। गलत एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एटीट्यूड अगर लेट उठने का है तो क्या टाइम पे ऑफिस पहुंच पाएंगे? नहीं। टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या प्रोडक्टिविटी होगी? नहीं, है ना, काफी चीजें जो है वो स्पाइरल होंगी, काफी चीजें जुड़ी होंगी उससे। एटीट्यूड अगर हमेशा नेगेटिव सोचने का है तो दो लोग आपस में भी बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा मेरे ही खिलाफ बात चल रही है कुछ, है ना, और आपका फोकस अपने काम से हट जाएगा और आपका दिमाग वहां जाएगा कि वो बात क्या कर रहे हैं, पहले मुझे ये पता चलना चाहिए। क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ ये बन चुका है कि लोग आपके खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि शायद काफी लोग ने ये बात करी है ना पास्ट में। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें ताकि आप क्विक प्रॉब्लम सॉल्वर बने कंपनीज के लिए। और उसके लिए जरूरी है, सबसे पहली सीढ़ी वो ये कि आप ऑब्जर्व क्या करें और आप एक्सपीरियंस क्या करें। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कि आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे और एक्सपीरियंस क्या करेंगे? काफी बार एक्सपीरियंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, काफी बार नहीं होंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर किसी बच्चे ने आज के माहौल में XYZ, कोई भी हो सकता है, उसने अगर अपने किसी घर के बहुत करीबी को कोरोना की वजह से मरते हुए देखा है या डाई करते हुए देखा है या बीमार देखा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका एक्सपीरियंस वो उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप खुद को क्या एक्सपीरियंस देते हैं वो आपके कंट्रोल में है। प्लीज, ठीक है, आप खुद पे क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं वो आपके कंट्रोल में है। आप अपनी लाइफ की खाली बॉटल को किससे भरने देंगे वो आपके कंट्रोल में है। लोग उसमें एंगर भरें, लोग उसमें स्ट्रेस भरें, लोग उसमें एंजाइटी भरें, फ्रस्ट्रेशन भरें, क्या भरें क्या नहीं ये आप डिसाइड करेंगे। और अगर आप वो एंगर, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो नेगेटिविटी भर के रखते हैं खुद में, क्योंकि लोगों ने भरी और आपने भरने दी, तो उसमें गलती आपकी है। बिकॉज आपका कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल वो आप पे है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। अब जो पिछली स्लाइड थी उसमें हमने बात की बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ सिस्टम हमने बात की, लोग वैसे ही एक्शन करने शुरू कर देते हैं। तो अगर वो गुस्से वाले माहौल में पले हैं तो वो गुस्सा करेंगे, वो अपना हाथ देके मारेंगे शीशे में, उनकी उंगली कट जाएगी, है ना, या वो स्टोर पे भी कोई व्यक्ति अगर बहुत जोर से गुस्सा करेगा तो उसका भी कॉलर पकड़ लेंगे शायद, क्योंकि वो एक वैसे बिलीफ सिस्टम से आ रहे हैं। उनको अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे, और वो कैसे चेंज होंगे? वो एक्सपीरियंसेस चेंज करने से होंगे, और आप सब में वो काबिलियत है, वो चेंज की जा सकती है।
सो विशियस सर्कल बन जाता है आपका बिलीफ सिस्टम, और इस पे मैं पूरी बात कर चुकी हूँ. By using the ladder of inference, you can learn to get back to facts. Okay. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं कोई भी, तो आप लैडर ऑफ इन्फ्रेंस यूज करते हैं, ठीक है, दिमाग में. कैसे यूज करते हैं? आप सोचेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं, ठीक है, ये एक्सपीरियंस मेरे कंट्रोल में है या नहीं. कंट्रोल में नहीं है तो मैं इसका कुछ कर सकता हूँ या नहीं? नहीं, तो आप कुछ नहीं करेंगे. लेकिन अगर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन मेरे कंट्रोल में है, तो मैं चूज करता हूं कि मैं पॉजिटिव चुनूंगा, नेगेटिव नहीं. ठीक है. सो मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा, मैं किसी की कही हुई बात नहीं सुनूंगा, मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा, मैं फिगर्स पे जाऊंगा, मैं केवल जो सच्चाई है उसी को ऑब्जर्व करूंगा, ताकि मेरे डिसीजन, एक्शन जो मेरा है वो करेक्ट हो. ठीक. So your beliefs and experiences to a positive effect. अगर आप facts पे काम करेंगे, सच्चाई पे काम करेंगे, एक होता है fact, एक होता है opinion. ठीक है. Fact is sun rises from the east. Opinion is सोच है कि वेस्ट से उगना चाहिए, सूरज को वेस्ट से उगना चाहिए. अरे ईस्ट से क्यों उगता है? फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है कि वो ईस्ट से उगता है ना. सो फैक्ट पे ही आपके बिलीफ सिस्टम बेस्ड होने चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस बेस्ड होने चाहिए, ताकि आप पॉजिटिव एक्शन लें, पॉजिटिव इफेक्ट पे आप काम करें, रादर देन अलाउइंग देम टू नैरो योर फील्ड ऑफ जजमेंट. जब भी आप फैक्ट पे काम नहीं करेंगे, सच्चाई पे काम नहीं करेंगे, आपके बिलीफ सिस्टम गलत होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस गलत होंगे, आपकी फाइनल जजमेंट जो है वो गलत होगी. Following this step by step reasoning can lead you to better results. जब भी आप इस लैडर को सोच के लाइफ में डिसीजन लेंगे, तो डिसीजंस करेक्ट बैठेंगे. ठीक है. Understand that your interpretation is not equal to a fact. हमेशा ये बात जान के रखिएगा कि आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी सोच कभी भी फैक्ट नहीं होती. हर व्यक्ति का उस सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग होता है. द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासरूम डिस्कशन. ओके, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ. अगर एक प्रिंसिपल है, वो एक क्लास में एंटर किए, तो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कुछ बच्चे कोने में बैठ के, और पीछे एक ट्रेनर एक बच्चे के साथ बैठे हैं अलग से. तो प्रिंसिपल ने अपने दिमाग में बना लिया कि ये बच्चों को पता नहीं क्या कुछ भी कर रहे हैं, ये हमें तो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ग्रुप में जो बैठे हैं. और जो ट्रेनर है वो पीछे एक बच्चे के साथ बैठा है. ट्रेनर को क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आता, इसको नहीं पता क्लास कैसे मैनेज करनी है. ठीक है. मैंने, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं सिचुएशन में प्रिंसिपल, मैंने अपने दिमाग में एक गलत इंटरप्रिटेशन बना ली. इंटरप्रिटेशन मतलब सोच बना ली, ठीक है, जो कि फैक्ट नहीं है. मैंने ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि आप पीछे से एक बच्चे के साथ क्यों बैठे हैं, और क्या आपने बच्चों को कुछ काम दिया है जो आगे बैठे हैं ग्रुप में. ठीक है. मोस्ट टाइम्स एज डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्स हैंडी एट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको क्रिटिकली थिंक करने में आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलती है कि आप अनबायस्ड होने चाहिए, आप नॉन जजमेंटल होने चाहिए, आपको प्रिज्यूम नहीं करना, कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करना, आपको फैक्ट्स पे चलना है. दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आपको अनबायस्ड रहना है, आपको किसी भी सिचुएशन में बायस नहीं लाना. बायस मतलब पक्षपात नहीं करना, मैं इसकी साइड लूंगा या मैं उसकी साइड लूंगा, वो नहीं करना. आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको बिल्कुल अनबायस्ड होकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, और उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी टीम के साथ, आपकी खुद से भी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, है ना. आर बीइंग ओपन माइंडेड विदाउट एनी बायसेस, प्रिजम्पशंस, ये मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ. प्री जजमेंट, स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? बायस होता है एक व्यक्ति के लिए बायस, मैं एक व्यक्ति के लिए पक्षपात कर रहा हूं. लेकिन स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप इज मैं एक पूरे सेक्ट को स्टैंपिंग कर दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, विमेन आर बैड ड्राइवर्स. औरतें खराब ड्राइवर होते हैं, उनको ड्राइविंग नहीं आती. तो मैंने जितनी भी औरतें हैं पूरी दुनिया में, उनको ठप्पा लगा दिया कि इनको तो नहीं आती ड्राइविंग, जबकि वो सच्चाई नहीं है. मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ, मैं सोच बना के चल रही हूँ, वो फैक्ट नहीं है. ठीक है. A clean, clear thought leads to a clean, clear communication and an effective one. मतलब आपकी सोच क्लियर होगी, क्लीन होगी, साफ होगी, बिना किसी पक्षपात के होगी,
आप फैक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, सच्चाई पे, डेटा आपके पास वैसा होगा जो बिल्कुल सत्य है, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेक्ट होगी, आप करेक्ट डिसीजन लेंगे कंपनीज के लिए। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे जाएंगे या अपने दिमाग से चलेंगे बिना किसी फैक्ट को जो है नोटिस में लाए हुए, फैक्ट्स पे नहीं काम करेंगे, तो आपके डिसीजन गलत होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, आस्किंग योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस। आप लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस तो है ही, लेकिन खुद से भी हमें राइट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। अब राइट क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? मैं खुद से सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। अब सवाल क्या पूछता हूँ, नहीं, सवाल कैसे पूछता हूँ, ठीक है। तो सवाल कैसे पूछने? आई नोटिस, आई वंडर, मतलब मैंने नोटिस क्या किया, फैक्ट क्या है, नोटिस क्या किया प्रिंसिपल ने, क्लास में आगे ग्रुप बना के बच्चे बैठे हैं, पीछे ट्रेनर एक बच्चे के साथ बैठे हैं, ये मैंने नोटिस किया, ये मैंने देखा, ठीक है। लेकिन वंडर क्या किया मैंने, सोचा क्या कि ये एक बच्चे के साथ पक्षपात हो रहा है, बाकी बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने सोचा बहुत कुछ, वंडर। हाँ, ठीक है। सो आई नोटिस, आई वंडर पे आपको सोचना पड़ेगा। मतलब पहला आई नोटिस मतलब सच्चाई क्या है, दूसरा आई वंडर मतलब पॉसिबिलिटीज क्या हैं इसकी। While notice is a fact, wondering allows us to ask meaningful questions. नोटिस तो एक फैक्ट हो सकता है ना, लेकिन वंडरिंग कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये चीजें जो है हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आप, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कोई, कि राइट कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ क्या मैं इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन आगे फॉर एग्जांपल कंपनी में, फॉर एग्जांपल एक लेडी जो है वो स्टोर में एंटर करी और वो एंटर करते ही बेहोश हो गई। उन्होंने, आपने उनको पानी पानी ऑफर किया था, जैसे ही वो स्टोर में आई उन्होंने जैसे ही पानी पिया वो बेहोश हो गई। और ऑब्वियसली आपके सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, आप बिल्कुल घबरा गए कि पता नहीं क्या हुआ है, मैंने तो पानी पिलाया इनको आते ही, बिकॉज शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उन्होंने आते ही पानी मांगा, हमने पानी ऑफर किया और वो बेहोश हो गई फ्लोर पे। तो आपका कंक्लूजन क्या है उस वक्त, उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए, या मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। स्टोर पे मैनेजर ने चिल्ला के बात की आपसे और आप भी वापस चिल्ला दिए, तो आपने रिएक्ट किया इमीडिएटली, बिना सोचे समझे आपने भी गुस्सा दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग का जो लैडर है वो आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, आप में भी खूब गुस्सा भरा हुआ है, आपको परवाह नहीं है, नौकरी जाए जाए, आपका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन कला से प्रमोशन देखी जाएगी, नहीं चाहिए मुझे प्रमोशन, मुझे तो इस बात से मतलब है कि मैंने रिएक्ट क्या करना है, इसने मुझे गुस्सा किया, मुझे भी गुस्सा करना है वापस, है ना। नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ थिंक, वेट, स्पीक। You have to think, you have to wait, you have to speak. Especially जब आप प्रोफेशन में हैं, प्लीज। इवन आप अपने माँ बाप से जब बात कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ता है प्लीज आप क्या बात कर रहे हैं, क्या वो बात आपके फायदे की है या वो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की है या नुकसान की है, और आप फालतू में रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्या उसको टाला जा सकता है, बात को टाला जा सकता है, प्लीज डू इट, ठीक है। बिकॉज आपने 1.5 साल काम किया उस कंपनी में, आपकी प्रमोशन होने वाली है, 1 मिनट का गुस्सा, 1 मिनट का रिएक्शन उसको छीन सकता है आपसे। Why am I making these assumptions? दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हैं हम खुद से कि मैं assumptions क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो लेडी गिर गई फ्लोर पे जो बेहोश हुई है, तो आपने अज्यूम कर लिया कि अरे मेरे ऊपर पुलिस केस ना हो जाए, मैंने इनको पानी पिलाया था, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि मैंने पानी पिलाया इसलिए बेहोश हो गई। आप अज्यूम कर रहे हैं दिमाग में बहुत कुछ, जबकि वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। Why do I think this is the right thing to do? आपके दिमाग में कई ऑप्शन आई उस वक्त, वो बेहोश हो गई हैं और आप फॉर एग्जाम्पल मेल हैं, तो आपके दिमाग में आया कि आप खुद ही पानी लाके छींटे मारें उनको, या आप किसी डॉक्टर को बुलाएं। फिर आपके दिमाग में आया नहीं नहीं मैं किसी फीमेल को बुला लेता हूँ, जो मेरी फीमेल कॉलीग है उसको बुलाता हूँ। तो आपको जितनी भी ऑप्शन आपके दिमाग में आ रही हैं, आपको सोचना पड़ता है कि क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूँ। तो जो आपको सही लगे उस वक्त सिचुएशनली वो आपको करना पड़ेगा। इज दिस रियली बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स, और क्या मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ कंपनी के लिए, क्या मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स ले रही हूँ, आपके पास बड़ी एग्जांपल हो सकती है, बड़ा चैलेंज हो सकता है जब आप कंपनीज को एंटर करेंगे। तो क्या जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो फैक्ट्स पे बेस्ड है क्या,
या मेरे दिमागी पुलाव है, बस सुनी सुनाई बातें हैं जिस पे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच यू कैन आस्क योरसेल्फ इज व्हाई डू आई बिलीव दैट. क्यों बिलीव करता हूँ मैं क्यों बिलीव करता हूँ कि जो लोग जो औरतें होती हैं उनको गाड़ी चलानी नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. You decide what videos you watch, what content you read, what company you spend. जो कि हमने पहले भी इस स्लाइड में डिस्कस किया. आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, जो आपके कंट्रोल में है. मैं बार बार बोलती जा रही हूँ. All this ultimately leading to a better or a lesser better data pool of experiences. आपके दिमाग में इसी बेसिस पे अच्छा डेटा बनेगा या खराब डेटा बनेगा. ठीक है. Which ultimately leads to your belief system. उसी से आपका बिलीफ बनेगा और आपके बिलीफ से, आपके यकीन से आपका बिहेवियर बनता जाएगा. आपके बिहेवियर से आपका एटीट्यूड बनता जाएगा. एग्जाम्पल लीजिए एक और. अगर आप ऐसे लोगों के साथ कंपनी यू स्पेंड टाइम. व्हाट कंपनी यू स्पेंड टाइम का मतलब है कौन से लोगों में आप उठते बैठते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बच्चों में उठने बैठने शुरू हो गए जो सुबह सुबह जॉगिंग पे जाते हैं. आपके फ्रेंड हैं, उन्होंने आपको बोला कि जॉगिंग पे चलेंगे और मैं तुम्हें रोज सुबह उठाने के लिए आऊंगा. ठीक है. उन्होंने आपकी, वो रोज सुबह आते हैं 5 बजे और आपका बेल करते हैं और आप उठते हैं और आप जॉगिंग पे जाते हैं. रिसर्च ये शो करती है कि 21 डेज अगर आप कोई चीज कर लेते हैं रेगुलर, तो वो आपका एक सिस्टम का पार्ट बन जाता है. तो 21 दिन लगातार आप उसके साथ मॉर्निंग जॉगिंग पे जाते रहे. इससे क्या हो गया, आप एनर्जेटिक हो गए. आपने दिन सुबह जल्दी करना शुरू कर दिया अपने लिए. आप खुद पे फोकस्ड हो गए, अपनी हेल्थ पे. आप हेल्दी रहने लगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, है ना. तो डिसाइड कौन करेगा कि 5 बजे उठना भी है या नहीं. हो सकता है वो बेल करें और आप मना कर दें कि मुझे नहीं जाना. ठीक है. डिसाइड आप करेंगे और वो बिलीफ सिस्टम, वो एटीट्यूड 21 दिन लगातार करने के बाद वो आपका हिस्सा बन जाता है. वो चीज, वो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बन जाती है. राइट. Understand every experience you go through, every thought you think is leaving an impression on your mind ladder. मतलब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं लाइफ में, चाहे वो आप कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो आप कोई थॉट भी ला रहे हैं, आपकी एनर्जी, मैं बार बार रिपीट करूंगी, सबके पास 24 घंटे हैं दिन में. किसी के पास 24 घंटे 1 मिनट नहीं है ना. और लेकिन सबके पास एक चीज जो वेरी करती है वो है एनर्जी, है ना. और हम डिसाइड करते हैं कि वो एनर्जी कहाँ जाएगी, कौन से थॉट में जाएगी. वो पॉजिटिव थॉट में जाएगी तो मैं पॉजिटिव बनता जाऊंगा या बनती जाऊंगी, और वो नेगेटिव थॉट में जाएगी, नेगेटिविटी में जाएगी, वेस्ट में जाएगी, टाइम वेस्ट में जाएगी, बिल्कुल, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला. आप खुद में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोचना पड़ेगा आपको. So if someone has had an experience of being thrown bad and angry words all the time, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक्सपीरियंसेस क्या लेते हैं लाइफ में, आप क्या एक्सपीरियंसेस खुद को देते हैं जो कंट्रोल में आपके, है ना. वो डिसाइड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या बनता है और आपका अल्टीमेटली एटीट्यूड क्या क्रिएट होता है. Now this is the last slide for today's session, which is by Brian Tracy, who is a Canadian-American motivational speaker and self-development author. उनका quote है, your beliefs about yourself and your world create your expectation. आपका यकीन कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते. और आपका यकीन चेंज करने में क्या हेल्प करता है, आपका यकीन चेंज करने में लैडर ऑफ इन्फ्रेंस हेल्प करता है. ठीक है. आपको इस लैडर को हमेशा इंप्रूव करना पड़ेगा. आपको एक्सपीरियंसेस खुद को पॉजिटिव देने पड़ेंगे. आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं खुद का बॉस हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वो एक 12 रुपए का सिगरेट या 15 रुपए का, जितने का भी होता है मुझे नहीं मालूम, वो मेरा बॉस नहीं है. ठीक है. मैं खुद का बॉस हूँ. ठीक. मैं डिसाइड करता हूँ मेरे दिमाग में क्या फीड होगा, मेरे एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, मैं अपने दिमाग में क्या डालूंगा, खुद में क्या भरूंगा, चाहे वो खाना हो चाहे वो थॉट हो.
जो आप खाएंगे वो आपका बॉडी या हेल्थ बनता जाएगा, और जो आप सोचेंगे, जो थॉट आप देंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे, जो देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे देखें, चाहे कुछ भी करें, वो आपका माइंड बनता जाएगा। और आपका माइंड ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि आप किस चीज में बिलीव करते हैं। और ये चीज सबसे इम्पोर्टेंटली कौन सी चीज प्रूव करती है, ये प्रूव करती है, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे एक बच्चा अगर गरीबी के माहौल में पैदा हुआ, ठीक है, उनके फादर गरीब हैं, उनके ग्रैंडफादर गरीब हैं, वो गरीबी के माहौल में पैदा हुए हैं, तो उनका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है धीरे धीरे कि गरीबी ही एक यकीन बन जाता है उनका, ठीक है। और वही यकीन बार बार वो खुद को देते हैं, बार बार वो खुद को देते हैं, ठीक है, जबकि वो फैक्ट नहीं है। वो अपने एफर्ट करके उस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। काफी बच्चों ने ये प्रूव किया है। रिक्शा चलाने वाले के बच्चे आईएएस बने हैं। कैसे होता है वो सब? बिकॉज वो बच्चे अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं। बिलीफ सिस्टम चेंज करने में आपको लैडर ऑफ इन्फरेंस हेल्प करता है। और इस स्लाइड पे जो हम बात कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करती है। आपका बिलीफ खुद से क्या है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन करता है। मेरा बिलीफ है कि मैं, फॉर एग्जांपल एक्स का बिलीफ है कि मैं गरीब ही रहूंगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन खुद से है ही नहीं कुछ भी, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। उसको वो मान के बैठा हुआ है, बिलीव करके, यकीन करके कि मैं तो गरीब ही रहूंगा, और उसका खुद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो खुद से कोई उम्मीद नहीं रखता। जब वो खुद से कोई उम्मीद नहीं रखता तो उसका एटीट्यूड भी नेगेटिव जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब का बच्चा और उसका बिलीफ है कि मुझे अपने परिवार को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ जाती है, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसको लगता है मुझे खूब काम करना है, खूब मेहनत करना है अपनी परिवार के लिए, और मुझे इस सिचुएशन में अपनी फैमिली को नहीं रहने देना। तो जब वो, उसकी एक्सपेक्टेशंस खुद से बढ़ जाती हैं, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, वो अपना टारगेट बढ़ा लेता है, तो उसका एटीट्यूड भी बड़ा करना पड़ता है उसे। उसे उस डायरेक्शन में एफर्ट करना पड़ता है। उसको रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसको एनर्जी जो है वो करेक्ट चीज में देनी पड़ती है, थॉट सही लेके आना पड़ता है, उसको टिकटॉक नहीं करना पड़ता, उसको पबजी नहीं खेलना पड़ता, उसको फोकस करना पड़ता है अपने आप पे, अपनी चीजों पे, ठीक है। योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर बिहेवियर, और आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर भी डिटरमिन करता है। और आपका बिहेवियर क्या डिटरमिन करेगा कि आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएंगे। आपके सामने एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपने कभी किसी की मदद नहीं की, आपने हमेशा लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेला, इधर की बात उधर की, उधर की बात उधर की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जीरो हैं इस मामले में, है ना। आप कभी फैक्ट्स पे बात नहीं करते, आप सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं, आपकी एनर्जी हमेशा नेगेटिवली चैनलाइज रहती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नेगेटिविटी ही दिखाती है हमेशा। तो क्या जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो लोग आपकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं सेशन एंड कर रही हूँ। द फर्स्ट टूल दैट आई हैव गिवन यू टुडे इज लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये डिटरमाइन करता है कि आप किसी कंपनी में कितना लंबे तक जाएंगे। कंपनीज को लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ना कि वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। Same goes for life. With that, I'm ending the session. इसके साथ मैं खत्म कर रही हूँ. Thank you so much. Stay safe, remain safe, stay attitudinally positive.